सो गाइस, सोराइसिस, वो भी स्कैल्प सोराइसिस परेशान करता है। आपको पता है, मेरे को पता है, जिसको नहीं पता वो भी जान ले इस वीडियो से। स्कैल्प सोराइसिस में बेसिकली इचिंग होनी है। आप में भी शायद अगर आपका सोराइसिस स्कैल्प पे है और वो आपको इचिंग दे रहा है तो एक जनरल सी चीज़ है। वो जनरल क्यों है मैं उसके पीछे भी बता देता हूँ। देखो, हमारे हर एक स्किन के ऊपर वाली लेयर पे स्वेट आता है। हमारे स्वेट ग्लैंड ऐसे बने हुए हैं, जब स्वेट आता है तो स्वेट जहाँ पर डिपोजिशन कर सकता है वो वहाँ पर डिपोजिशन कर देता है। जब वो डिपोजिशन करता है तो उसके साथ वो टॉक्सिन्स को भी डिपोजिट कर देता है। जब टॉक्सिन्स को डिपोजिशन करता है तो वहाँ पर इचिंग आनी स्टार्ट होती है, और जब वो इचिंग आनी स्टार्ट होती है तो वो हमें बहुत ज़्यादा ही खुजली देता है, जिसकी वजह से हमें बहुत केसेस में ये भी देखने को मिलता है कि पस पड़ना, खुजली के साथ ब्लड आना, ये सारी चीज़ें आनी चालू हो जाती हैं। एक ये नॉर्मल स्कैल्प सोराइसिस के पेशेंट की जर्नी बता रहा हूँ मैं आपको कि कैसे कैसे वो दिक्कतें वो फेस कर रहे हैं। अब इसी के साथ क्या होता है, जब ये स्कैल्प सोराइसिस स्टार्ट होता है तो इसके साथ और अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें हम कहते हैं कि बाल्डनेस। क्योंकि इतनी इचिंग करोगे तो बाल तो टूट के गिरेंगे, क्योंकि उसकी जो रूट है अगर उसको डैमेज हो रही है तो वो बाल को निकालती है। तो उसके साथ एक और दिक्कत आती है जिसमें हम बोल देते हैं बाल्डनेस आना, कि गंजापन धीरे धीरे सोराइसिस के साथ आना चालू होता है। अब इसके साथ एक और इशू भी आता है। वो इशू ये आता है कि आपकी ये वाली जो लाइन है, जितनी भी हेयर लाइंस है, उसके आजू बाजू भी थोड़े थोड़े पैचेस आने चालू हो जाते हैं, जो दिखने में थोड़े अजीब से लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्राई स्किन आनी स्टार्ट हो गई साइड में। तो ये जब आना स्टार्ट होता है तो ये भी सिंपली एक ही आपको चीज़ दिखा रहा है कि यहाँ पर आपकी एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होनी चालू हो गई। अब वो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे किसी के कान के पीछे फेस पे आता है, किसी के नेक के नीचे वाले एरिया में आता है, तो यहाँ पर आकर सोराइसिस कब्जे करने चालू कर देता है। इसको कंट्रोल कैसे करना है वो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। इसकी क्या रेमेडीज़ है वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले जानो कि इसको रिकवर कैसे करना है। रिकवर करना बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है इसमें। रिकवर करना चाहो तो आप आज से भी अपने ऊपर ट्राई करोगे तो बहुत सारी चीज़ें शायद आप करते भी आ रहे होगे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। सबसे पहली चीज़, ज़्यादा गर्म पानी से आपने अपने हेड को नहीं धोना। क्यों नहीं धोना? क्योंकि जब आप गर्म पानी को यूज़ करते हो तो वो आपकी स्किन को ज़्यादा ड्राई करता है, और जब वो ज़्यादा ड्राई करता है, ऑलरेडी स्कैल्प सोराइसिस की वजह से वहाँ पर ड्राइनेस और पपड़ी बनना एक नॉर्मली लगा हुआ ही है, और जब वो ज़्यादा ड्राई करेगा तो वो इचिंग और ज़्यादा देगा, और जब वो इचिंग ज़्यादा देगा तो वो आपको दिक्कतें ज़्यादा क्रिएट करके देगा। तो सिंपली क्या करना है, आपने ज़्यादा गर्म पानी से नहीं धोने अपने हेड को। वहाँ पर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, बहुत ल्यूक वार्म वाटर, जैसे मैं बोलूँ हल्का गर्म पानी से आप धो सकते हैं। जहाँ पर आपको लग रहा है कि मेरे पानी से स्टीम निकल रही है, ठीक है, ऐसे पानी को आपने छूना नहीं है। जहाँ पर आपको लग रहा है कि ठीक है स्टीम नहीं निकल रही है, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा गर्म ज़्यादा जा रहा है, उससे आप सर धो लेना। अब इसके साथ साथ क्या करना है कि जब आप शैम्पू यूज़ करो तो कोशिश करो कि वो झाग ज़्यादा ना बनाए, क्योंकि जितनी वो झाग बनाएगा उतनी वो आपको ड्राइनेस देगा। तो झाग ज़्यादा ना बनने वाले शैम्पू को यूज़ करना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप सिया आयुर्वेदा की साइट पे जाओ, वहाँ पर उस स्पेशली सोराइसिस का शैम्पू बना रखा है, वो भी आप ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप कोई भी ऐसा शैम्पू यूज़ कर रहे हो जो झाग ज़्यादा बनाता है, जो आपकी स्कैल्प को ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, तो आप समझ लेना कि आपकी दिक्कत को वो बढ़ा रहा है, कम नहीं कर रहा। जैसे कि बहुत सारे हम देखते हैं कि वो केसेस होते हैं जहाँ पर एंटी डेंड्रफ शैम्पू यूज़ करना चालू कर देते हैं। जब एंटी डेंड्रफ शैम्पू यूज़ करते हैं तो वो ड्राइनेस और ज़्यादा बढ़ाता है। तो यहाँ पर ऐसे शैम्पूज़ को हमने यूज़ नहीं करना, बहुत माइल्ड शैम्पूज़ को यहाँ पर हमने यूज़ करना है, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या आता है कि कैसे उसको नेचुरली हाइड्रेट रखें। मान के चलो आपकी सर्दियां हैं, सर्दियों में नॉर्मल है ड्राइनेस आती है। ड्राइनेस के साथ आप देखो स्किन पे अगर आप मॉइस्चराइज लगाते हो या कोई भी ऐसी क्रीम लगाते हो, पॉन्ड्स लगाते हो या निविया लगाते हो, तो क्या करता है, ड्राइनेस को कम करता है। हमने स्कैल्प के लिए भी सिंपली ऐसा ही प्लान करना है। स्कैल्प के अंदर हम क्या करेंगे कि स्कैल्प के ऊपर हम मॉइस्चराइज करने की कोशिश करेंगे। अब मॉइस्चराइज करने के तरीके ऐसे तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखा जाए तो आप वहाँ पर क्रीम तो अप्लाई कर नहीं सकते हो। करना तो आपको एक एक्चुअली में ऑयल ही यूज़ करना पड़ेगा। ऑयल में अगर आप चाहो तो सोरिया ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल को भी यूज़ कर सकते हो। बट आप ऐसा नहीं यूज़ कर सकते कि अगर डे टू डे की रूटीन में आपने कहीं जाना है बाहर तो ऑयल ही लगा के जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर आपने एक सिंपली एक चीज़ करनी है कि कोई भी अगर आपको सीरम मिलता है, जो एक्सफ्लोटिंग सीरम हो बोला जाता है, अगर वैसा कोई सीरम मिलता है तो वो आप उसको लगा कर जा सकते हो। उससे भी आपकी जो बेसिकली डेंड्रफ है या जो आपकी स्केली स्किन जो बन रही है उसमें रोक लगेगी और वो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। तीसरा पॉइंट जहाँ पर हम कहते हैं कि पेशेंट को इसके बाद होने वाली कुछ ट्रबल्स होती हैं, जैसे विंटर्स हैं, आज की डेट में नॉर्मल है, विंटर्स है, विंटर्स में
जो पेशेंट्स हैं या कोई भी नॉर्मल मैं भी हूँगा तो रात को कभी कभार कैप पहन के सोने की आदत है या रात को कैप लगाने की आदत है। तो कैप लगाने के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे कि स्वेटिंग और ज़्यादा होती है या स्वेट आउट ज़्यादा होता है, और जब वो स्वेट आउट होता है तो वो आपको इचिंग और ज़्यादा देता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पर कि आप प्रेफरेबली अगर कोई वूलन ना यूज़ करके कोई भी कॉटन की कोई चीज़ें यूज़ करो ओवर द हेड, जिसकी वजह से आपको जो एयर की पैसेज है वो अप डाउन होना चालू हो जाए, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको ईजी रहेगा और आराम मिलेगा। अब क्या होता है यहाँ पर बेसिकली वूलन हम कैप पहन लेते हैं, वूलन कैप के अंदर स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग हमें और ज़्यादा इचिंग दे देती है। तो हम क्या करेंगे, कैप्स को थोड़ा सा अवॉइड नहीं करेंगे, कैप्स का रिप्लेसमेंट ले आएंगे। हम कॉटन कैप्स को यूज़ करेंगे, कॉटन के स्कार्फ यूज़ कर सकते हैं, हम कॉटन की चीज़ें यूज़ करेंगे रादर देन हम किसी वूलन की तरफ जाएँ। और सबसे पहली चीज़, अगर हमने मॉइस्चराइज़ करना है तो हम मॉइस्चराइज़ और भी तरीक़ों से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे रूम के अंदर ह्यूमिडिफायर लगाओ, या जहाँ पर हम ज़्यादा बैठते हों, जिस जगह पे बैठते हो वहाँ पे ह्यूमिडिफायर को यूज़ करो, क्योंकि ह्यूमिडिफायर आपकी स्किन को भी हाइड्रेट रखेगा, इवन आपकी स्कैल्प को भी हाइड्रेट कर सकता है। इसी के साथ साथ अपनी बॉडी को ज़्यादा पानी पीने की आदत भी डलवाओ, क्योंकि विंटर्स में हमारा पानी पीने का प्रोसेस थोड़ा सा कम हो जाता है, कॉज बाय क्योंकि हमें बेसिकली पानी की प्यास नहीं लगती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी का इंटेक बढ़ा लो, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे, और जितना हाइड्रेट रहेगा उतना वो मॉइस्ट आपको देगी बॉडी। तो जहाँ पर मॉइस्चर चाहिए उसके लिए हम हाइड्रेट यूज़ करेंगे, और बाहर से हाइड्रेशन चाहिए तो हम ह्यूमिडिफायर को यूज़ करेंगे। तो ये दो चीज़ें आप डेली बेसिस पे अप्लाई या यूज़ करना चालू कर दो, जिससे आपके स्कैल्प सोराइसिस बढ़ने के चांस तो दूर की बात है, बल्कि जो आपके अभी हो रहा है उसमें भी कमी आने की संभावनाएं पूरी आ जाती हैं। इसके साथ वो डाइट और साथ साथ आपकी जो डेली रूटीन है उसमें जो परिवर्तन आएंगे, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, जिसको आप देख कर आराम से अपने स्कैल्प सोराइसिस को कंट्रोल कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है, कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो बेचिंतित होकर नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी स्कैल्प की, अपने किसी सोराइसिस के पार्ट की फ़ोटो खींच के हमें भेजो। हम उसके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो भी बना सकते हैं और उसके रिगार्डिंग आपको कंसल्टेशन भी दे सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।